नमस्कार बच्चों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। सबको गुड इवनिंग, सभी को सब शुभ संध्या। हम रोज शिक्षण विधियों से संबंधित टॉपिक पर चर्चा करते हैं। कल हमारा टॉपिक हुआ था शिक्षण के कौशलों के ऊपर। जितने भी कौशल है उनसे जितने भी जो टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे थे उन सारे क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो कल वाला वीडियो देख लेना। और आज हमारा टॉपिक रहेगा पाठ योजना से संबंधित प्रश्नों का। आज हमारा छोटा सा टॉपिक रहेगा और इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पाठ योजनाया मुख्यतः आधारभूत सोपानानि कति, कि पाठ योजना के मुख्यतः आधारभूत सोपान है वो कितने हैं। तो 6 होंगे या 7 होंगे, 8 होंगे या फिर 5। तो ये सोपान रहेंगे 5 जो हर्बर्ट महोदय ने दिए थे। 5 सोपान। तो पाठ योजना से संबंधित महत्वपूर्ण सोपान 5 रहेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, पाठ योजनायाम प्रमुख बिंदु भवति। पाठ योजना का जो प्रमुख बिंदु है वो कौन सा है। अभ्यास है, प्रयोग है या उभव या फिर प्रस्तावना। तो यह हमारा अभ्यास और प्रयोग ये दोनों ही रहेगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हर्बर्टीय पंचपद्या उचित कर्मो अस्ति। यानी हर्बर्ट महोदय ने जो 5 सोपान दिए थे उनका उचित क्रम क्या है। प्रस्तावना, विषयो उपस्थानम, तुलना, सामान्यीकरणम, प्रयोग। यही हमारा उचित क्रम है। पहले प्रस्तावना रहेगी, फिर विषयो उपस्थानम, फिर तुलना रहेगी, फिर सामान्यीकरणम और फिर प्रयोग रहेगा। तो इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा ताकि ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, हर्बर्टीय पंचपद्याम प्रस्तावना कर्तु शक्यते। कि हर्बर्ट के जो 5 सोपान हैं उसमें प्रस्तावना हम कैसे कैसे कर सकते हैं। हम अंतः कथा से कर सकते हैं या फिर उदाहरण चित्र दिखाकर प्रस्तावना पूछ सकते हैं बच्चों से, या फिर प्रश्नों के माध्यम से। तो ये सभी सही है, उपयुक्त सर्वे। अगला क्वेश्चन रहेगा, संस्कृत से वार्षिक कार्य योजनायाम अध्यापनम भवति। संस्कृत में वार्षिक कार्य योजना के अध्यापन के लिए, शिक्षण करवाने के लिए हमें कब पाठ योजना बनाते हैं, कितने महीनों के लिए बनाते हैं। तो प्रतिदिन के लिए बनाते हैं या फिर 10 दिवस से बनाते, 10 दिनों के लिए बनाते हैं, या 5 मास से या फिर 5 महीनों के लिए बनाते हैं, या अगला ऑप्शन है 12 मास से या फिर 12 महीने के लिए बनाते हैं। तो वार्षिक कार्य योजना का मतलब है 1 वर्ष के लिए संपूर्ण योजना। तो ये 1 वर्ष में कितने मास होते हैं, तो 12 मास से 12 महीने होते हैं। फिर अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, पाठ योजना भवति। पाठ योजना होती है। पाठ योजना कैसी कैसी होती है। दैनिक पाठ योजना होती है, या साप्ताहिक पाठ योजना होती है, या मासिक पाठ योजना होती है। तो ये सभी पाठ योजनाएं होती है। हम दैनिक रूप से जो दिन में पढ़ाते हैं उसके लिए भी पाठ योजना बनती है। सप्ताह में हम क्या क्या पढ़ाएंगे उसके लिए भी पाठ योजना बनती है। और पूरे महीने भर में बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उसके लिए भी पाठ योजना बनती है। तो ये सारे ऑप्शन राइट हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, पाठ योजना प्रारूपे हर्बर्टेन मूल रूपे कति सोपानानि प्रतिपादितानि। कि हर्बर्ट महोदय ने पाठ योजना में मूल रूप से कितने सोपान दिए थे। हर्बर्ट ने मूल रूप से 4 सोपान दिए थे। उनके एक शिष्य हुए हैं, उन्होंने एक हर्बर्ट के एक सोपान को 2 भागों में बांटा है। इस प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, हर्बर्टीय पंचपद्या उचित कर्मो अस्ति। कि हर्बर्टीय 5 सोपानों के अनुसार, 5 पद्यों के अनुसार उचित कर्म क्या है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। प्रस्तावना, विषयो उपस्थानम, तुलना, सामान्यीकरणम और प्रयोग। ये हमारा ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, हर्बर्टीय पंचपदी विधि प्रथमम सोपानम अस्ति। कि हर्बर्ट की जो 5 पदीय विधि है उसमें प्रथम सोपान कौन सा है। तो प्रथम सोपान है प्रस्तावना। फिर अगला सोपान रहेगा विषयो उपस्थानम। फिर तृतीय सोपान है तुलना, फिर सामान्यीकरण और प्रयोग। अगला क्वेश्चन रहेगा, वैज्ञानिक रूपेण या क्रमबद्ध शिक्षण योजना शिक्षणात् पूर्वम सज्जीक्रियते सा उच्यते। कि वैज्ञानिक रूप से या फिर क्रमबद्ध रूप से शिक्षण करवाने के लिए जो शिक्षक योजना बनाता है उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पाठ योजना। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा,
योजना समय नाशम वारयति यतो हि इयं शिक्षणं करं बदं कर्तु व्यवस्थापयितुं च अध्यापकं सह करोति। इति पाठ योजना परिभाषा कस्य की योजना से समय नाशम वारयति, योजना बनाने से हमारे जो समय का अभाव है, जो समय ज़्यादा व्यर्थ हो जाता है, वो हमारा समय बच जाता है और इससे शिक्षण कार्य है वो भी क्रमबद्ध तरीके से हो जाता है। इसलिए ये व्यवस्था अध्यापक को हमेशा सहर्ष उसके साथ पढ़ाने के साथ साथ व्यवस्था करनी चाहिए कि हम पाठ योजना बनाए ही बनाए। तो ये परिभाषा किसने दी थी? तो ये परिभाषा दी थी प्रोफेसर BD भाटिया ने। फिर हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा पाठ योजना या प्रारूपम न अस्ति, कि पाठ योजना का प्रारूप है वो क्या नहीं है। मूल्यांकन पाठ योजना है, ब्लूम पाठ योजना है, हर्बर्ट पाठ योजना है, लेकिन आंशिक पाठ योजना के प्रारूप में नहीं आती है। अगला क्वेश्चन रहेगा हर्बर्ट पाठ योजना या निर्माता कै। हर्बर्ट पाठ योजना के निर्माता कौन है? तो ये स्वयं रहे हैं प्रोफेसर हर्बर्ट महोदय। अगला क्वेश्चन रहेगा पाठ योजनायां पाठस्य वास्तविक लक्ष्यं किं भवति, कि पाठ योजना में पाठ का जो वास्तविक लक्ष्य है वो कब प्राप्त होता है? तुलना के टाइम होता है, या प्रस्तावना के समय होता है, या प्रयोग के समय होता है, या सामान्यीकरणम? तो ये होता है सामान्यीकरणम। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा शिक्षण उद्देश्यानि ज्ञातुं निश्चित समय शिक्षक या क्रिया नियोजयति तासां क्रियाणां वर्णन रूपम एव पाठ योजना इति उच्यते। इति पाठ योजना परिभाषा दता। ये पाठ योजना की परिभाषा किसने दी है? कि शिक्षण के उद्देश्य को जानते हैं और निश्चित समय में शिक्षक है वो अपने क्रिया का जो भी पढ़ाते हैं उसको नियोजन कर लेते हैं और उसी के अनुसार क्रिया करते हैं, इसी को पाठ योजना कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी है? तो बाज सिंह महोदय ने। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा सत्यम न अस्ति, कि इनमें से सत्य कौन सा नहीं है। 3 ऑप्शन सही है और एक ऑप्शन है वो गलत है। तो गलत कौन सा है इसमें? कि पाठ योजनायां सर्वो अपि विषयो विविधे खंडोपखंडे निश्चित क्रमे विभक्तो भवति, कि पाठ योजना से सभी विषयों की जो विविध प्रकार से पढ़ाना है वो छोटे छोटे खंडों में निश्चित क्रम में बांट कर पढ़ाया जाता। तो ये सही है। फिर अगला क्वेश्चन है अध्यापन दायित्व बहु परिश्रम से निष्ठा या च कार्यम विदते, कि अध्यापन का जो दायित्व है वो बहुत परिश्रम करने के बाद ये कार्य निष्ठा से सही होता है। ये भी सही है। पाठ योजना किंचन सृजनात्मकम कार्यम अस्ति, कि पाठ योजना है वो किसी सृजनात्मक कार्य से जैसा है। या फिर है हर्बर्ट पाठ योजनाएं षड पदानि सन्ति, तो ये गलत है। हर्बर्ट पाठ योजना में कितने पद हैं? 5। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा हर्बर्टीय पाठ योजनायां द्वितीय पदम अस्ति। हर्बर्ट पाठ योजना में द्वितीय पद कौन सा था? पहला हमारा था प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, या फिर विषयो उपस्थानम। इनको प्रस्तुतिकरण भी कह सकते हैं और विषयो उपस्थानम भी बोल सकते हैं। इसके 2 नाम हैं, तो ये सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा पाठ योजनाया उद्देश्यम अस्ति, कि पाठ योजना का उद्देश्य क्या है? सुनियोजित अध्यापन कार्य से संपादनम, पाठ्य विषय से कर्मिक विकास है, या फिर शैक्षिक उपकरणानां समुचित है प्रयोग है, छात्राणां बौद्धिक स्तरस्य उन्नयन, या अध्यापन कार्य मनोवैज्ञानिक उद्देश्यानां में पूर्ति। तो ये सारे उद्देश्य पाठ योजना के रहेंगे। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा पाठ योजना या आविर्भाव अभूत। पाठ योजना का आविर्भाव, पाठ योजना का विकास किससे माना जाता है? कि समाजशास्त्रेण, संस्कृतेन, गेस्टाल्ट मनोविज्ञानेन, या फिर अर्थशास्त्रेण। तो पाठ योजना का आविर्भाव है तो हम पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से माना जाता है। इसकी व्याख्या भी है कि पाठ योजना शिक्षण व्यवस्था के सभी पक्षों के व्यवहारिक रूप का पूर्ण आलेखन ही पाठ योजना है। पाठ योजना के प्रवर्तक हर्बर्ट स्पेंसर है। वर्तमान पाठ योजना का आधार है वो स्पेंसर की पंचपदी ही है। तो इसमें कौन कौन से हैं? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। पाठ योजना का संपूर्ण रूप से योजनाबद्ध रूप से निर्माण करे उसके एक अंश का शिक्षण करवाया जाता है जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के समग्रता के यानी पूर्ण से अंश की ओर
चलते हैं। पहले पूर्ण पाठ योजना बनाते हैं और फिर उसके एक एक अंश को लेकर पढ़ाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, शिक्षण श्रेष्ठ शिक्षणाय कस्या महत्व वर्तते, कि श्रेष्ठ शिक्षण के लिए किसका अधिक महत्व है, पाठ योजना का, छात्रों का, इकाई योजना का या लेखन प्रक्रिया का। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्व है पाठ योजना का। अगला क्वेश्चन रहेगा, हर्बर्टीय विधि का एक दोष नहीं है, यह शिक्षक को अधिक स्वतंत्रता नहीं देती, यह दोष है। रसानुभूति वाले पाठों के शिक्षण हेतु अधिक उपयोगित नहीं है, यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, तो ये उसका दोष नहीं है। बाकी इसके सारे दोष है। इसमें अधिगम की अपेक्षा शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है, तो इसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है, ये इसमें दोष नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सा चरण हर्बर्टीय विधि का नहीं है, तो प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण या विषयोपस्थानम, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग, ये 5 है हर्बर्टीय पंचविधि के, और ये विशेषीकरण ऐसा कोई पद नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, हर्बर्ट की पाठ योजना में कौन सा क्रम नहीं है, स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था, लेकिन अनुशासन व प्रयोग का ये नहीं है। अगला क्वेश्चन रहेगा, हर्बर्ट की पंचपदीय पाठ योजना के स्पष्टता वाले सोपान को प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण 2 भागों में बांटने वाले कौन थे, जो हर्बर्ट के एक शिष्य हुए हैं, शिलर। इन्होंने हर्बर्ट की जो पंचपदीय पाठ योजना के जो स्पष्टता सोपान है उन्हीं को 2 भागों में बांटा था, प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, हर्बर्ट की पंचपदीय पाठ योजना में उद्देश्य को जोड़ने वाले शिक्षा शास्त्री कौन थे, तो ये थे राइन। अगला क्वेश्चन रहेगा, पाठ योजना का महत्व है, पाठ योजना का क्या महत्व है, अध्यापक का कार्य नियमित हो, नियोजित व व्यवस्थित होता है पाठ योजना से, और अध्यापक का समय व शक्ति की बचत होती है, अध्यापक की मौलिकता में अंतर नहीं आता, तो ये सभी के सभी सही है। इन सब में इनका पाठ योजना का महत्व है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक शिक्षण बिंदु में किस सहायक सामग्री का उपयोग हो, कहाँ कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन सी क्रिया कहाँ होगी, यह सारी योजना पाठ योजना के किस चरण में आती है, तो ये आती है प्रस्तुतिकरण में। प्रस्तुतिकरण में ही बच्चों को पढ़ाया जाता है, बाकी तो क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से किस तत्व का दैनिक पाठ योजना में उपयोग नहीं है, उद्देश्यों को परिभाषित करना ये आता है, शिक्षण विधि व प्रविधियों का चयन, दत्त कार्य का निर्धारण, लेकिन नील पत्र का निर्माण है वो वार्षिक पाठ योजना में बनता है। वार्षिक पाठ योजना के अंत में हम बच्चों से जब मूल्यांकन करते हैं तब इसका नील पत्र का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, विद्यार्थियों की अधिगम योग्यता, ग्रहणशीलता व प्रस्तुत विषय वस्तु संबंधी कठिनाइयों को समझने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, यानी अधिगम की योग्यता, ग्रहणशीलता व प्रस्तुत विषय वस्तु संबंधी जो कठिनाइयां हैं उसको समझने के लिए अध्यापक को बोध प्रश्न करने चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा, हमारे इतने क्वेश्चन तो पाठ योजना के थे, और अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक है संप्रेषण साधनों का, कि संप्रेषण के कौन कौन से साधन हैं। इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो भाषा पुस्तक से सर्वप्रथम रचयिता का है, कि भाषा पुस्तक की सर्वप्रथम रचना किसने की थी, तो ये की थी कमेनियस ने। फिर अगला क्वेश्चन है, निश्चित पाठ्यक्रम से अध्ययन साधन रूपे निश्चित शैक्षिक स्तर प्रयुक्ताय निश्चित विषयों उपरि व्यवस्थितम लिखितम पुस्तकम एव पाठ्यपुस्तकम उच्यते इति परिभाषा क वदति। ये परिभाषा किसने की है, कि निश्चित एक जो अच्छी पुस्तक है उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, यानी उसका पाठ्यक्रम है वो निश्चित होना चाहिए, अध्ययन के साधन रूप में होने चाहिए, निश्चित शैक्षिक स्तर होना चाहिए। जब जिस कक्षा में पढ़ा रहे हैं, जिस स्तर के बच्चे हो, जितने बच्चों की उम्र हो, उस हिसाब से पाठ्यपुस्तक का निर्माण होना चाहिए, और उसमें निश्चित विषय वस्तु हो, वही एक अच्छी पाठ्यपुस्तक हो सकती है। तो ये कहा था गुड महोदय ने। इस परिभाषा को आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हो। गुड का मतलब अच्छा होता है, और इसमें भी यही लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम में अध्ययन के साधन रूप में हो,
निश्चित विषय वस्तु हो, अच्छी अच्छी बातें हो उसमें, तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा पाठ्य पुस्तक से उद्देशानी कि पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य क्या है। भाषा कौशलेषु दक्षता प्राप्ति, चतुर्णाम कौशलानाम विकास है या स्वाध्याय प्रवृत्ति विकास है। तो ये सारे के सारे पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य हैं कि भाषा के कौशल हैं उनमें दक्षता प्राप्त होनी चाहिए उन पुस्तक से, और चारों जो कौशल हैं उनका विकास होना चाहिए, और स्वाध्याय के प्रति बच्चा स्वयं पढ़ सके ऐसी प्रवृत्ति का विकास होना चाहिए। तो ये सारे हैं वो सही रहेंगे। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा पाठ्य पुस्तक से दोष न अस्ति कि पाठ्य पुस्तक का दोष क्या नहीं है। अशुद्धता, अस्पष्टता, निरर्थकता, अरोचकता, कुसंपादनम, अनुपयुक्तता या फिर आदर्शहीनता, जीवन असंबंधता, ये सारे के सारे पाठ्य पुस्तक के दोष कहे जा सकते हैं, लेकिन व्यावहारिकता और चित्रों का प्रयोग है ये पाठ्य पुस्तक का दोष नहीं है, गुण है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा पाठ्य पुस्तक से किम महत्वम, पाठ्य पुस्तक का महत्व क्या है। ज्ञानार्जन साधनम, पुनर्अभ्यास साधनम या फिर शिक्षक छात्रियों मार्गदर्शिका या फिर अव्यवस्थित ज्ञान से व्यवस्थित साधिका या पाठ्य पुस्तकम साध्यम शिक्षणों उद्देश्यानाम अप्राप्ति कि पाठ्य पुस्तक ये सारे ही, वैसे तो इन सारे में ही पाठ्य पुस्तक का महत्व है, लेकिन इसमें यह है कि पाठ्य पुस्तक को एक साध्य मानना चाहिए, एक साधन मानना चाहिए जो शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति एक केवल पाठ्य पुस्तक से नहीं हो सकती है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा पाठ्य पुस्तक से विशेषता या गुण न संति कि पाठ्य वस्तु शालात कठिनम प्रतिभवति, विषय विविधता, भाषा शुद्धता, स्तरण अनुकूलता, ये सही है। या फिर चित्राणाम अप्रयोग है, अभ्यास प्रश्न अभाव है कि चित्रों का अप्रयोग होना चाहिए, चित्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए पाठ्य पुस्तक में, या फिर अभ्यास के प्रश्नों का अभाव होना चाहिए, तो ये इसका दोष है। क्योंकि एक अच्छे पाठ्य पुस्तक में चित्रों का प्रयोग भी होना चाहिए और अभ्यास के लिए बहुत सारे प्रश्न भी दिए हुए हों। पाठ्य पुस्तक से बाह्य विशेषता न अस्ति, पाठ्य पुस्तक की जो बाह्य विशेषता है यानी बाहरी विशेषता है वो इनमें से क्या नहीं है। कवर है कैसा होना चाहिए, उन पर मुद्रित लिखा हुआ कैसे होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक का शीर्षक कैसा होना चाहिए, तो ये है कि आकार आवरणम ये होना चाहिए, मुद्रणम शीर्षकम और मूल्यम और मुख्य पृष्ठ, ये सारे के सारे है वो पाठ्य पुस्तक के बाहर लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन आदर्शवादिता और रोचकता ये कोई ज़रूरी नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा रेडियो की सीमाओं को कौन सा सर्वे उपकरण है वो दूर कर सकता है। तो रेडियो की सीमाओं को टेप रिकॉर्डर दूर कर सकता है। अगला क्वेश्चन है यांत्रिक उपकरण में शामिल नहीं है। चित्र विस्तारक, प्रोजेक्टर, सिरोपरि प्रक्षेपी यंत्र ये शामिल है, लेकिन फ्लानेल बोर्ड है ये यांत्रिक उपकरण में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन रहेगा मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना किससे संबंधित है। समझ से, अनुप्रयोग से, कौशल से या फिर ज्ञान से। एक बच्चे के पास अच्छा स्किल हो, कौशल हो, तो वह मानचित्र पर विभिन्न स्थानों को दर्शा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा कि पाठ्य पुस्तक निर्माणे आंतरिक पक्ष से सिद्धांत भवति कि पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आंतरिक पक्ष के सिद्धांत होते हैं। तो रोचकता होनी चाहिए, और उद्देश्यता की पाठ्य पुस्तक क्यों बनाई गई है उसका उद्देश्य निश्चित होना चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए, और पूर्वोक्त त्रयोदपि यानी पहले लिखे हुए तीनों ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा पाठ्य पुस्तक से उद्देशानी संति कि पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य क्या है। तो बालका नाम ज्ञान से सीमाया विस्तार है, व्यवहारिक ज्ञान से संपादनाय प्रेरणा, छात्राणाम कल्पना शक्ति विकास है, तो उपयुक्त त्रीणी अपि ये तीनों सही है। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा पाठ्य पुस्तक से स्थानम शिक्षणे महत्वपूर्णम विद्यते। तो बालका नाम ज्ञान से सीमाया विस्तार, बालकों ज्ञान की सीमा का विस्तार होना चाहिए, व्यवहारिक ज्ञान का संपादन होना चाहिए, छात्रों में स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न होनी चाहिए, तो उपयुक्तानाम सर्वेषाम उद्देश्यानाम संपादनाय। फिर अगला क्वेश्चन रहेगा पाठ्य पुस्तके सर्वाधिकम आवश्यकम किम कि पाठ्य पुस्तक में सर्वाधिक आवश्यक क्या होता है।
लेखक परिचय होता है, या फिर चित्र होते हैं, या जीवन परिचय होता है, या प्रश्न अभ्यास कार्यचय। तो इनमें सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है कि चित्र का प्रयोग हमें किस प्रकार से पाठ्य पुस्तक में कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, पाठ्य पुस्तकम कस्य साधनम अस्ति, कि पाठ्य पुस्तक है वो एक कैसा साधन है, वाचन का है, ग्रहण का है, या विचार विनिमय का है, या श्रवण का है। तो ये हमारे वाचन का आधार है। हम बोलते हैं ना कि पाठ्य पुस्तक है उसको बांचने का काम करते हैं, पढ़ने की चीज़ है, तो पठन को ही क्या कहते हैं, वाचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। सह उद्देश्यता, उपयुक्तता, कर्मबद्धता, ये तो पाठ्य पुस्तक के गुण है, लेकिन अशुद्धता पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है। पाठ्य पुस्तक में गलतियां नहीं होनी चाहिए, उसमें अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक पद्धति का गुण नहीं है, पाठ्य पुस्तक पद्धति है उनका क्या गुण नहीं है इनमें से, कि वाचन में बल होना चाहिए, छात्रों की सक्रियता होनी चाहिए, उच्चारण दोषों का निराकरण होना चाहिए, लेकिन छात्रों में अरुचि उत्पन्न करे ऐसी पाठ्य पुस्तकें नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। पुस्तक का आकार प्रकार है, या फिर मुख्य पृष्ठ है, या जिल्द है। तो ये नहीं है, पुस्तक का आकार है वो कोई पढ़ने की सामग्री नहीं है, उनका जो मुख्य पृष्ठ है वो भी अध्ययनात्मक पक्ष नहीं है, और जिल्द है यानी जो कवर है वो भी पढ़ने का प्रकार नहीं है, लेकिन जो प्राकथन है पाठ्य पुस्तक में सबसे पहले लिखने से पहले प्राकथन लिखा जाता है वो अध्ययनात्मक पक्ष है। तो ये हमारे आज के 2 टॉपिक लिए थे हमने, पाठ्य योजना के जो सोपान है वो, और एक संप्रेषण के साधनों का। तो ये हमारे दोनों के महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न बनते हैं ये मैंने आपको करवा दिए हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। और पीछे भी शिक्षण विधियों के लगभग 4-5 टॉपिक करवा चुके हैं। अब एक ही टॉपिक बचा है सहायक सामग्रियों का, जो हम कल कर लेंगे। तो अब थोड़ा ही समय बचा है रीट के पेपर का, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा।